फेफड़ों में फंगस लग जाना वैसे तो ये बहुत तरीकों से लोगों को इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन जो आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है एबीपीए, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। ये वो टॉपिक है जिसमें एस्थमेटिक लोगों के लंग्स के अंदर एक तरह की फंगल इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन हो जाती है। इसकी अलामात क्या हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या इसके इलाज है, आज इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। अमूमन होता क्या है, अस्थमा के अंदर जैसे हमने पहले भी बात की, थोड़ा-सा एक ब्रीफ रिव्यू कि सांस की नालियाँ टाइट हो जाती हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोज़िश पड़ जाती है। तो फंगस क्या है? फंगस के बारे में एक इंग्लिश में टर्म यूज़ होती है, दिस इज़ अ यूबिक्विटस ऑर्गेनिज़्म। इसका मतलब ये दुनिया में हर जगह पाया जाता है। इसका मतलब इसका ये है कि इसको दुनिया से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हमारे हर आने वाले सांस, हर पीने वाले पानी में कहीं न कहीं हम इससे एक्सपोज़ ज़रूर होते हैं। और इसकी एग्ज़ाम्पल मैं लोगों को देता हूँ कि आप पानी के टैंक में देखते हैं, वहाँ पे फंगस लगी होती है। आप घर के अंदर लॉन में देखते हैं, क्यारी में देखते हैं, फूलों को खिलते हैं, और ख़वातीन अक्सर घर में जहाँ भी देखेंगी पानी खड़ा होता है, वहाँ पे फंगस होती है। इसी तरह अगर हमारी साँस की नालियाँ अंदर से बहुत ज़्यादा सोज़िश का शिकार हो, वो अस्थमा के पेशेंट जो अपने अस्थमा को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनकी साँस की नालियों में एक सोज़िश रहती है, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है फंगस के लिए कि वो वहाँ पे जाके टिक जाती है और डैमेज कर सकती है। इफ़ेक्ट किस तरह करती है? सबसे पहले मैं इसके लिए एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। अगर मेरे सामने कोई बंदा बैठा है और बार-बार मैं उसकी आँख में उँगली मारने की कोशिश करूँ और उसको बार-बार पोक करूँ, तो क्या होगा? हमारी बड़ी जल्दी आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो फंगस के छोटे-छोटे हाइफ़ी होते हैं, वो साँस की नाली जो कि पहले ही सोज़िश का शिकार है, जैसे ही वो फंगस आती है और उसको बार-बार पोक करती है, बार-बार टच करती है, तो बॉडी उसको ख़त्म करने के लिए एक केमिकल बनाती है, जिसे हम आईजीई कहते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए समझाता हूँ। अब वो जो सोज़िश है, उसके अंदर खून की नालियाँ हैं, तो जो भी केमिकल बना है, वो खून की नालियों के अंदर ही रहेगा, वो उड़ के बाहर नहीं आ सकता। लेकिन फंगस की सेटलमेंट कहाँ है? कि वो साँस की नालियों के बाहर वाली साइड पे जाके उसको पोक कर रही है। अंदर एक केमिकल बना चला जाता है और इसकी मिसाल अक्सर लोग देखते हैं, कहीं पे भी लड़ाई हो, बहुत सारे, अब मैं खैर उस चीज़ में नहीं जाना चाहता। अमेरिका में कोई प्रॉब्लम हो, यूरोप में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, यहाँ पे जब हड़ताल होती है तो जलाओ-घेराव शुरू हो जाता है, तोड़-फोड़ शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन डैमेज कहाँ पे हो रहा है? इसी तरह प्रॉब्लम यहाँ है, लेकिन उसके अंदर जो बॉडी के अंदर इतने सारे आईजीई के केमिकल रिलीज़ कर रहे हैं, वो लोकल डैमेज करना शुरू कर दें। होता क्या है, ये साँस की लाइनिंग जो पहले ही इफ़ेक्टेड थी, अब उसको अंदर ही अंदर वो गलाता चला जा रहा है, अंदर ही अंदर उसको डैमेज करता चला जा रहा है। होता क्या है, जिस तरह नाक के अंदर छोटे-छोटे बाल हैं, इसी तरह साँस की नालियों में भी छोटे-छोटे बाल हैं, जो पानी की एक लेयर स्मूथ सी बॉडी के अंदर बनती है, जो हवा को ड्राई नहीं होने देती, गीली हवा को अंदर भेजती है। जब वहाँ पे ये बाल और ये एरिया, ये सेंसर उसके डैमेज होते हैं, तो वो साँस का पाइप डैमेज हो जाता है। अब पीछे बलगम बन रहा है, पीछे सिक्रीशन बन रही है, आगे भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एरिया डैमेज हो गया। जब सिक्रीशन यहाँ पे आ जाती हैं, तो वो सिक्रीशन आगे निकल नहीं पाती, क्योंकि कोई सेंसर नहीं है बताने के लिए। यहाँ पे फिर क्या होता है कि वो पाइल अप हो जाती है, इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे जर्म्स आते हैं, इन्फेक्शन होती है, फिर या और डैमेज हो, जिस तरह डैमेज होता है फिर यहाँ से और। अब होता क्या है, ये एरिया डैमेज है, जब मैं जैसे ही करवट बदलूँगा, लेटूँगा या उठ के बैठूँगा, अब नॉर्मल एरिया की तरफ जब ये सिक्रीशंस आएँगी, तो साथ ही खाँसी शुरू हो जाएगी और बलगम आना शुरू हो जाएगी। मरीज़ कहता है, नहीं-नहीं डॉक्टर साहब, मैंने इस तरफ करवट नहीं लेनी, क्योंकि जैसे ही मैं करवट लेता हूँ, साथ ही खाँसी शुरू हो जाती है और बलगम आना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो एक एरिया पे लोकेटेड होता है, इकट्ठा होता है, तो कोई लोग आके शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब, बलगम डलियों की शक्ल में आता है या बलगम के लोथड़े की शक्ल में बना हुआ था और कई दफ़ा काफ़ी सख्त भी हो जाता है, लिथ की तरह, यानी स्टोन या पत्थरी की तरह भी हो जाता है। अब ये वाला जो बलगम बार-बार है, नंबर 1 प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, नंबर 2 वहाँ पे जमा होना शुरू हो गया, नंबर 3 ये उसने इन्फेक्शन का सोर्स भी बार-बार बनाना शुरू कर दिया। इससे हम कहते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस, यानी ये साँस का पाइप खुल गया या डैमेज हो गया। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? एक फंगस की शरारत से, जिसने आके इन्फेस्टेट किया, जिसने तंग किया और साथ आई जी। अब इसका हल क्या करना है? अगर हम दोबारा ग्रास रूट लेवल पे जाएँ, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था? अस्थमा अच्छा कंट्रोल नहीं था। अस्थमा को अच्छा कंट्रोल करें, ठीक हो जाएगा। नंबर 2, मैं फंगस को वहाँ आने का मौका ना दूँ। कहाँ से आ सकती है? गाँव में बहुत सारे लोग जो घरों में चारा स्टोर करते हैं, वहाँ से आ सकती है। बहुत सारे लोग जो कूलर लगाते हैं, पानी में आप देखा होगा घरों में, उसपे कूलर में एक खस लगी होती है, जो गीली होती है, जिसकी वजह से फंगस आते हैं। आपका घर अगर बेसमेंट में है, वेल वेंटिलेटेड नहीं है, मोल्ड लगी हुई है, अलमारियों के अंदर फंगस लगी हुई है, आप साँस खींचते हैं तो वहाँ से अंदर जाने का रिस्क बढ़ जाता है। सो जिन लोगों को अस्थमा है, उनको इन सारी चीज़ों से एहतियात करनी है। ठीक? सो पहली बात हमने कही थी कि आपने अस्थमा को अच्छा कंट्रोल करना है। दूसरा, आपने इस तरह वाले रिस्क फैक्टर से बचना है। नंबर 3, इसको खत्म करने के लिए चाहिए, सिंपल सी बात है, एक फंगस है, उसके लिए हमें एंटी फंगल चाहिए
और क्योंकि डर होता है कि कुछ इन्फिल्ट्रेट करके अंदर ना चला जाए एंटी फंगल। और दूसरा आईजीई को हमने नीचे लेके आना है, उसके लिए स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड, और हमेशा हम एक ही बात करते हैं कि स्टेरॉइड बहुत अच्छी ड्रग है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही खतरनाक ड्रग है। लेकिन वो देने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब तक आईजीई लेवल नीचे नहीं आएगा, आपका डैमेज ऑनगोइंग चलता चला जाएगा। ये सिर्फ़ एक टाइप है जो एबीपीए मैंने बात की, 7 तरह से फंगस इंसान को इफ़ेक्ट कर सकती है। सिर्फ़ एक टाइप के इतने प्रॉब्लम है, तो सोचिए बाकी 6 प्रॉब्लम किस तरह से हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम बाद में वीडियो बनाएँगे। सो वो एस्थमेटिक लोग, जिन लोगों की अलामात कंट्रोल नहीं हो रही, उनको बार-बार अटैक हो रहा है, उनके बलगम की मिकदार बढ़ गई है, वो डलियों की शक्ल में आ रहा है, उनका साँस रूटीन से ज़्यादा फूल रहा है, डिस्पाइट ये कि वो अपनी मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपना आईजीई का टेस्ट, और अमूमन एक्स-रे की बजाय सीटी स्कैन इसके लिए ज़्यादा बेहतर टूल है। आप पल्मोनोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ता करें और इन टेस्ट की रिक्वेस्ट करें, ताकि आपकी अर्ली तशख़ीस हो सके और आप इन बीमारियों से बच सकें। अपने साँस का ख़्याल रखें, क्योंकि हर साँस कीमती है।